हेलो गाइस, आज हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम डिटेल में देखेंगे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। सबसे पहले हमें डेफिनेशन जान लेनी कि आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है। ये एक अपना जीओसी के अंदर एक टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, तो उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है, ऐसे कंपाउंड्स, दो या दो से ज़्यादा कोई भी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब आइसोमेरिज्म के भी टाइप्स होते हैं। पहला होता है अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है अपना चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है फंक्शनल, फोर्थ होता है मेटामेरिज्म। एनसीईआरटी में आपको 4 ही गिवन है स्ट्रक्चरल के अंदर, लेकिन यहाँ पे 2 और होते हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं लेकिन आगे लिखे हैं। ये मैंने एनसीईआरटी बेस यहाँ पे डायग्राम बनाया, लेकिन 2 और आते हैं इसके अंदर, जैसे कि एक होता है टॉटोमेरिज्म और 6 होता है रिंग आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर भी 2 होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल एंड दूसरा होता है अपने यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर जो है उनकी डिफरेंट होती है, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे कि हम लोग इसमें पहले बात करते हैं यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म की। तो देखो, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जब कोई भी हमको कंपाउंड गिवन होता है, ठीक है, उसमें जो कार्बन की जो चेन होती है ना, वो उसका जो स्केलेटन होता है वो डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं C5H12। C5H12 क्या होता है, अपना पेंटेन होता है। पहले हमने इसको बेसिकली ऐसे 1 2 3 4 5 नॉर्मली एक सिंपल सी चेन में C5 कर दे यहाँ पे, लेकिन मैंने क्या बोला कि अभी डिफरेंट कार्बन स्केलेटन होते हैं, वो होते हैं हमारे चेन आइसोमेरिज्म। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। मैंने इस बार क्या किया कि जो कार्बन है उसको यहाँ पे 3rd पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे उसकी जो चेन है छोटी हो गई। यहाँ पे चेन में कितने थे, यहाँ पे 5 कार्बन थे चेन में, यहाँ पे कितने हो गए, हाँ 4 कार्बन हो गए चेन में, और जो यहाँ पे 5th वाला था वो अपना यहाँ ब्रांच में चले गया। ऐसे ही हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3, इस बार जो कार्बन की चेन है वो 3 कार्बन की हो गई है और ऊपर नीचे 2 ब्रांचेस में आ गए यहाँ पे कार्बन। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि अपनी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, 5 कार्बन तो इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, लेकिन जो यहाँ पे डिफरेंस है वो क्या है, कार्बन स्केलेटल चेन का, कि यहाँ पे 5 कार्बन चेन में थे, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। तो इस तरह की जो चीज़ें बनती हैं वो बनती है चेन आइसोमेरिज्म में। अब सेकंड वाला हम लोग देखते हैं, वो होता है अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखो, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड डिफर करते हैं पोजीशन में, मतलब पोजीशन में डिफर क्या करता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन स्केलेटन जो है वो सेम होता है। जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म में था कि जो कार्बन स्केलेटन है वो डिफर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन वाले में जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, कार्बन चेंज जो है वो वही रहती है जो पहले से होती है। अब जैसे कि मेरे पास कंपाउंड है C3H8O, तो यहाँ पे क्या किया, 3 कार्बन लगा दिए, 1 2 3 करके लगा दिया, और यहाँ पे अपने पास OH है, तो यहाँ पे OH जो है वो 2nd पोजीशन पे है, लेकिन नीचे वाला जब हम इसका दूसरा कंपाउंड बनाएंगे, ये हम पोजीशन में कर रहे हैं तो 1 2 3, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन में कार्बन की जो चेन है वो भी 3 ही है, यहाँ पर भी 3 ही है, 3 कार्बन यहाँ पे, 3 कार्बन यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि चेन वाले में क्या था कि जो स्केलेटन है कार्बन का उसकी वो डिफरेंट करता है, लेकिन इसमें पोजीशन वाले में वो इतना ही रहता है। पोजीशन चेंज होती है किसकी, पोजीशन चेंज होती है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की। तो आपको याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, बाकी जो कार्बन की चेन होती है वो सेम ही होती है। तो अगर आपको डिफरेंस करना होगा दोनों में कि चेन कौन सा होता है, पोजीशन कौन सा होता है, तो आप क्या बोलोगे कि कार्बन वाले में स्केलेटन चेंज जो होती है वो डिफ़र करती है, लेकिन पोजीशन वाले में वो डिफ़र नहीं करती, पोजीशन वाले में वो इतनी ही रहती है। अब जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, तो आप देखो जरा एक बार, हमें इसमें बताना है कि ये जो अपने पास क्वेश्चन है, मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, आपको बताना है कि CI मतलब चेन आइसोमर है और या फिर PI पोजीशन आइसोमर है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो इसमें चेन जो है इसमें भी 3 कार्बन है और इसमें भी 3 कार्बन है। तो आपको बताना है
कि ये चेन है कि पोजीशन है। देखो चेन वाले में क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन होते तो यहाँ पे 2 होते, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है अपनी पोजीशन आइसोमर। सिर्फ आपको यही नहीं देखना है कि चेन टूट गई है, चेन उतनी ही है तो हम इसके बेस पर रख देंगे, हमें ये भी देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कैसा है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे थे, अब फंक्शनल ग्रुप ने अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया है। दोनों कंडीशन थी कि कार्बन स्केलेटन सेम रहेगा और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, तो ये क्या हुआ, ये हुआ अपना पी। अब हम देखते हैं सेकंड वाले का। सेकंड वाले की अब देखो कितने कार्बन है, कार्बन यहाँ से काउंट करना 1 2 3 और इसमें 1 2 3 एंड 4, इसमें आप देख सकते हो, लेकिन इसका यहाँ पे 4, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे पूरी चेन जो है उसमें 4 कार्बन है और ये जो चेन है इसमें यहाँ पे 3 कार्बन है और एक क्या है ये वाला ब्रांच में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारी चेन जो है वो डिफर कर रही है। तो और ये फिर यहाँ पे क्या होगा, हमको बता सकते हो आप कि ये होगा CI, ये हो गया अपना चेन आइसोमर। पहले वाला था पोजीशन आइसोमर, सेकंड वाला हो गया अपना चेन आइसोमर। अब तीसरे की हम लोग बात करते हैं 1 2, पहले आपको देखना है कि आपकी चेन कैसी है। 6 हो गया, यहाँ पे आपने देखा कि चेन तो यहाँ पे अपनी कितनी है, चेन अपने यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है और यहाँ पर भी अपने पास 6 कार्बन है, लेकिन इस बार पोजीशन चेंज किसकी हुई है, फंक्शनल ग्रुप की। तो जो तीसरा वाला है ये क्या होगा अपना, ये होगा अपना पोजीशन आइसोमर। एंड फोर्थ वाला अब देखो यहाँ पे अपने कार्बन कितने हैं 1 2 6 यहाँ पे है एंड 6 ही अपने पास यहाँ पे है, लेकिन पोजीशन यहाँ पे चेंज हुई है किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। पहले ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पे था, अब ब्रोमीन जो है वो थर्ड पोजीशन पे आ गया है, तो ये क्या होगा अपना, ये भी अपना पोजीशन आइसोमर होगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर में। तो हमने यहाँ पे इसके 2 पॉइंट्स देख लिए हैं, चेन देख लिया है, यहाँ पे पोजीशन देख लिया, और हम थर्ड देखेंगे यहाँ पे मेटामेरिज्म और फंक्शनल वाला। लेकिन अगर हम प्रायोरिटी की बात करें कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो चेन वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, हम तीसरा देखते हैं यहाँ पे मेटामेरिज्म का। देखो मेटामेरिज्म में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे एक ही कंपाउंड देगा आपको, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है C4H10O, तो ये क्या बना रहा है, एक तरह से ROR ईथर बना रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे O दिया हुआ है, उससे आप समझ जाओ कि वो ईथर बना रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो एल्काइल चेन्स होती है वो डिफर करती है। जैसे यहाँ पे कार्बन का 4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल को आप कैसे तोड़ सकते हो, या तो 1 + 3 कर दो या 2 + 2 कर दो, इससे सारी टूटेगी। तो उसमें हम कैसे देखते हैं कि इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। जैसे कि हमारे पास C4H10 था, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि C3H7O और CH3 लिया हमने यहाँ पे, तो ये बन गया मिथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ पे कार्बन का 1 है मॉलिक्यूल, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पे कि जो ईथर है, यहाँ पे भी वो ईथर ही है और यहाँ पर भी ईथर ही है, आप उसको चेंज नहीं कर दोगे। जैसे कि वहाँ पे पोजीशन में थोड़ा चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ईथर है तो वो ईथर ही रहेगा, क्योंकि जब आप आगे फंक्शनल देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि इस तरह से मैं ऐसा क्यों बोला कि ईथर है तो ईथर ही रहेगा। अब जैसे यहाँ पे कार्बन के 2 मॉलिक्यूल इधर है और कार्बन के 2 मॉलिक्यूल इधर है, लेकिन रहा तो ये भी ईथर ही और रहा ये भी ईथर ही। जो यहाँ पे क्या मैटर कर रही है, यहाँ पे कर रही है कि एल्काइल चेन्स, जो एल्काइल चेन्स है वो डिफरेंट होनी चाहिए ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ये अपना फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगाया O, तो उसके साइड के जो चेन्स हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, एल्काइल चेन्स उसकी डिफरेंट होनी चाहिए। तो मेटामेरिज्म का हो गया। तब हम आगे देखेंगे कि मेटामर्स है या ये नहीं है, आपको ही बताना है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो काउंट करो कि यहाँ पे चेन में कितने आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं 1 2, यहाँ पे 1 2, ठीक है। अब देख सकते हो कि इनकी चेन्स जो है वो डिफर कर रही है, लेकिन है तो सारे ईथर ही, तो यहाँ पे उनके जो चेन्स है वो डिफर कर रही है, तो इसका मतलब मेटामर्स होंगे, हाँ होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा वाला है, यहाँ पे लग गया है अपना कीटोन,
अब देखो, अब इसकी नंबरिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हैं 3 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 3 C है, यहाँ पे 1 C है, और यहाँ पे इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ 2 कार्बन है, तो ये दोनों भी इनकी जो एल्काइल चेन से वो डिफरेंट है, ठीक है, तो ये भी मेटामर्स होंगे। और देखेंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब देखो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो तो सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अलग हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया अल्कोहल एंड ईथर, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3 CH2OH। अब इसका क्या बनेगा, CH3 CH3। अब जैसे कि हम इसको काउंट करके वैसे लिखते हैं, तो CH3 CH2OH बन गया, और यहाँ पे CH3O CH3 बनता है। याद रखना है कि जो अल्कोहल है वो ईथर बन सकता है, ऐसा नहीं आप कुछ भी बना दोगे इसको कीटोन बना दोगे, ऐसा नहीं होगा। अल्कोहल यहाँ पे ईथर बनेगा, एसिड यहाँ पे ईस्टर बनेगा, और एल्डिहाइड यहाँ पे कीटोन बनेगा, साइनाइड आइसोसाइनाइड बनेगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम पहले देखते हैं अल्कोहल एंड ईथर का हम लोग देखते हैं, तो देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ पे हैं, 2 कार्बन यहाँ पे हैं, 3 4 5 6 अपने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 6 ही हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, और 1 O है यहाँ पे, और यहाँ पर भी 1 ही O है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहा है, लेकिन क्या फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पे वो डिफरेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे कि अल्कोहल ही बनेगा ईथर, क्योंकि अल्कोहल में OH आ जाता है, तो वो हम ROR करके उसको लिख सकते हैं। अब एसिड जैसे कि CH3 COOH है, उसको हम ईस्टर बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये है अपना CH3 COOH, हम इसको बनाएंगे ईस्टर। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे 4 H हैं, यहाँ पे भी 4 H हैं, और 2 O हैं, 2 O हैं अपने पास, तो हम ऐसे ही बनाएंगे। तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। अब एल्डिहाइड बना सकता है कीटोन, साइनाइड बना सकता है आइसोसाइनाइड, और 1 2 3 अमाइन इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कैसे होते हैं। अब तक हमने 4 पढ़े, चेन, पोजीशन, मेटामर्स, और चौथा पढ़ा था हमने फंक्शनल। तो आपने देखा कि चेन में क्या होता है, चेन वाले की जो कार्बन स्केलेटन है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। दूसरा वाला हमने पढ़ा पोजीशन, पोजीशन में देखा कि उसकी कार्बन स्केलेटन जो होती है वो तो सेम होती है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है उसमें, जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो डिफरेंट हो जाती है। मेटामर्स में हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंट एल्काइल चेंज हो जाती है उसकी, और फंक्शनल में क्या पढ़ा कि वो बिल्कुल अपना ग्रुप ही चेंज कर लेता है एक तरह से, जैसे कि अल्कोहल बन गया ईथर। तो इस तरह से हमने फंक्शनल ग्रुप का पढ़ा। अब हम इसकी प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं, तो सबसे आगे आती है अपनी फंक्शनल, देन आती है मेटामर्स, देन चेन, एंड देन पोजीशन। फंक्शनल, मेटामर्स, चेन, एंड देन पोजीशन। अब हमें बताना है फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन। देखो हमें इसमें बताना है कि ये फंक्शनल आइसोमर है या नहीं है। देखो यहाँ पे है अल्कोहल, यहाँ पे क्या बना है उसने ROR, तो अल्कोहल का ही तो ईथर के साथ बनता है, तो ये होगा या नहीं होगा, हाँ ये होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है अपने पास, ये जो ग्रुप होता है अपना CHO, ये होता है एल्डिहाइड। ये वाला जो ग्रुप होता है अपना, ये होता है अपना कीटोन। मैंने अभी बताया था आपको कि एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों एक दूसरे के साथ में आते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तो ये भी अपना होगा, ठीक है। अब तीसरा है हमारे पास यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा है, वो थोड़ा गलत हो गया था, तो ये बना रहा है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ये वाला जो है ये क्या बना रहा है अपना, ये बना रहा है अपना ईस्टर। जैसे कि मैंने सेकंड वाले में बताया था आपको कि एसिड एंड ईस्टर का होता है, तो ये भी अपने आइसोमर्स होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सो बाकी के जो 2 बच्चे हमारे टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमर, उसको हम इसमें देखेंगे। देखो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें बेसिकली इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है अपना H, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो अल्फा कार्बन होता है हमारा, तो जो अपने यहाँ पे कंडीशंस होती है टॉटोमेरिज्म की, वो पहली कंडीशन ये होती है कि जो अल्फा कार्बन होता है हमारा वो हमारा sp3 होना चाहिए। sp3 मतलब कि वहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। और अल्फा कार्बन क्या होता है, जो भी आपके पास ग्रुप होगा उसके जो बगल वाला कार्बन होगा वो आपका अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो अल्फा कार्बन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक इसका एग्जाम्पल होता है कीटो इनॉल टोटो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है,
देखो जैसे कि इसका एग्जांपल होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये क्या है अपना, ये अपना कीटोन है, पता चल रहा है हमको। तो कीटो ग्रुप है इसके पास, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, थोड़ा हमने इसका H थोड़ा अलग करके लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला था कि इसमें क्या होता है टॉटोमेरिज्म में कि इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है इसका जो हाइड्रोजन है वो हम इसको देंगे। तो वो कैसे दिया जाएगा, जब हम ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसको यहाँ देंगे और इस हाइड्रोजन को हम यहाँ देंगे, क्योंकि ओ को इतनी सारी बॉन्डिंग नहीं करनी ना, वो 3 बॉन्डिंग तो नहीं करेगा। 4 मॉलिक्यूल उसके पास यहाँ से हो जाते हैं कंप्लीट, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। तो हमें इसका बॉन्ड यहाँ देना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये था कीटो और यहाँ बन गया ये इनॉल। इनॉल मतलब यहाँ पे क्या है, ऑल से यहाँ पे अल्कोहल बन गया है। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इसका एग्जांपल होता है आपका ये, ठीक है। आपको ये करने के लिए नहीं आता एग्जाम में, बस आपको पता होना चाहिए कि टॉटोमेरिज्म में बेसिकली होता क्या है। अब हम देखेंगे कि हमें बताना है, जो क्वेश्चन मैंने आपको गिवन है दिए कि ये टॉटोमेरिज्म फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी टॉटोमेरिज्म की, कि अपने पास sp3 कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 और अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि sp3 कैसे होगा और अल्फा कार्बन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, इन क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये अपने 2 ग्रुप हो गए। तो इसके जो बगल वाला कार्बन है वो ये रहा, ये होगा अपना अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3। क्या ये जो कार्बन है वो इस O के साथ, मतलब यहाँ पे इधर या ये इन दोनों का इधर इधर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब अल्फा कार्बन जो है हमारा sp3 है। फर्स्ट कंडीशन इसने फॉलो की है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो अल्फा कार्बन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। ऑब्वियसली है, क्योंकि कार्बन कितनी बॉन्डिंग करता है, कार्बन करता है 4 बॉन्डिंग। पहला ये रहा, 2, 3 और 4। इसके पास भी हाइड्रोजन है और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है और इसके पास भी होंगे 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे सबके दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। तो फिर ये अपना टॉटोमेरिज्म फॉलो कर रहा है, यस ये कर रहा है। ऐसे हम सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाला अपना ये रहा, यहाँ पे हमारी बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे अपना कार्बन आया, यहाँ कार्बन आया, दोनों अल्फा कार्बन हो गए अपने यहाँ पे। अब इसके पास भी तो 3 होंगे, क्योंकि एक बॉन्डिंग यहाँ चली गई, 2, 3, 4 ऐसी इसकी हो गई। सबसे पहले कंडीशन देखनी है आपको कि वो sp3 हो, sp3 ही है। उसके बाद आप सेकंड कंडीशन देखो अल्फा हाइड्रोजन, तब ढूंढो उस पर। sp3 है, sp3 का मतलब वो सिंगल बॉन्डिंग में है, ठीक है। sp3 का मतलब होता है सिंगल बॉन्डिंग, sp2 का मतलब होता है डबल बॉन्ड और sp का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो sp3 ही है, सिंगल बॉन्ड ही है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, तो मतलब ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये टॉटोमेरिज्म को फॉलो कर रहा है। अब तीसरा एग्जांपल ये है हमारा, यहाँ हम देखें तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड ही है, sp3 ही है, C यहाँ पे बनाया और ये वाला जो कार्बन है इसके साथ एक कार्बन यहाँ जुड़ रहा है, इसके साथ एक कार्बन यहाँ जुड़ रहा है, 1, 2, 3, लेकिन H तो एक बच रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर भी वो है, sp3 भी है, यहाँ भी sp3 है और यहाँ पे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो ये भी टॉटोमेरिज्म को फॉलो कर रहा है। अब जैसे कि फोर्थ वाला ये हम देखते हैं एग्जाम्पल। ये अपना फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे कार्बन देखो, अब यहाँ पे एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ और चौथी बॉन्डिंग वो यहाँ कर रहा है। तो sp3 तो फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, क्योंकि कार्बन को सिर्फ 4 बॉन्डिंग करनी होती है। तो कार्बन एक यहाँ पे आ गया, 1, 2, 3, 4, चारों बॉन्डिंग उसने कर ली। ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, चारों बॉन्डिंग उसने कर ली है। दोनों ही कंडीशन में उसके पास मतलब यहाँ पे sp3 फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये टॉटोमेरिज्म को फॉलो कर रहा है? नहीं, ये टॉटोमेरिज्म को फॉलो नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं इस कंडीशन में, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे है, sp3 को फॉलो कर रहा है, सिंगल बॉन्डिंग है,
डबल बॉन्ड आप इसको मत देखना, जो कार्बन अपने साथ जो बॉन्डिंग कर रहा है उसमें डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो कार्बन तो सिंगल बॉन्ड पे आ गया। अल्फा हाइड्रोजन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, बॉन्डिंग देखो कितनी उसने कंप्लीट कर रखी है, तो ऑटोमेटिक को फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका कि अल्फा कार्बन जो अपना sp3 है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉन्डिंग आ गई। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे वो यहीं पे ख़त्म हो गया कि पहली कंडीशन यहीं ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो sp2 बना रहा है पहली चीज़। फिर भी हम दूसरी चीज़ चेक करेंगे, तो पहली चीज़ में हम देख रहे हैं कि उसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, क्योंकि यही हमारा अपना मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया ना। आपको यहाँ पे दूसरा कार्बन नहीं दिख रहा है, तो अपना कार्बन ही नहीं है यहाँ पे। ये sp2 कंडीशन उस कार्बन के लिए नहीं है, अल्फा कार्बन की नहीं है, वो तो इसकी है। तो अपने पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अपने कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, नो। एंड यहाँ पे हम इसकी प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं। टॉटोमेरिज्म के सबसे आगे होती है, देन फंक्शनल, देन मेटा, देन चेन, देन पोजीशन। तो यहाँ पे प्रायोरिटीज़ अपनी ऐसे जाती है। अब लास्ट वाला जो है अपना स्ट्रक्चरल का, वो है चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन क्या होता है एक कंपाउंड बनाएगा रिंग और दूसरा बनाएगा चेन, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 कार्बन है। जब भी आप रिंग को चेन बनाओगे ना, तो आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको बॉन्डिंग में देंगे, जब ये बॉन्ड अपना ऐसे जुड़ेगा तभी तो जाके वो बनाएगा, रिंग बनाएगा ना। ये यहाँ पे था, हम इसको इधर लगाएंगे तभी तो वो रिंग बनेगी। तो इसलिए जहाँ भी इस तरह की कंडीशन आपको दिखी है, तो आप समझ जाना कि रिंग चेन आइसोमर की बात की गई है। अब इसमें भी प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं, तो रिंग सबसे आगे होता है, देन टॉटो, देन फंक्शनल, मेटा, चेन एंड देन पोजीशन। तो यहाँ पे जो है अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे अपना, वो है अपना यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि पहला वाला जो टॉपिक था अपना स्ट्रक्चर, वो खत्म हो चुका है। देख सकते हो आपकी स्ट्रक्चरल के मैंने चारों पार्ट बता दिए हैं, और बोला था जो बाकी के 2 पार्ट है वो भी बता चुकी हूँ मैं आपको। अब करेंगे हम स्टीरियो आइसोमर, जिसके अंदर आते हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, स्टीरियो वाले में IUPAC जो होता है इनका, वो नेम तो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे जो एटम है उनकी डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट हो जाती है एटम या ग्रुप की। सबसे पहले हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल। देखो ज्योमेट्रिकल की यहाँ पे अपने पास 3-4 कंडीशन है। पहली कि अराइज होती है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड, इसमें ज़्यादातर ना आपको दिखेंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब क्या होता है कि वो अपनी मूवमेंट नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्टेड है उसके लिए मूवमेंट, ठीक है, वो नहीं कर सकता। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हम GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम डाइस्टेरियोमर्स भी कहते हैं, लेकिन डाइस्टेरियोमर्स होते हैं जिनकी मिरर इमेज नहीं होती। ये टॉपिक में मैं आगे आपको समझाऊंगी, जब ऑप्टिकल में आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि डाइस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है अपने यहाँ पे एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। व्हाट इज़ द एरियल डिस्टेंस, जैसे कि एक कंपाउंड है, यहाँ पे X है, यहाँ Y है। ज्योमेट्रिकल के ज़्यादातर देखना आप ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे X और यहाँ Y है, तो इनके बीच की डिस्टेंस है वो हो गई अपनी L1, और जो यहाँ पे कंपाउंड है मैंने जब Y को इधर लगा दिया तो ये डिस्टेंस हो गई L2। क्या दोनों डिस्टेंस सेम है? नहीं, तो L1 इज़ नॉट इक्वल टू L2, तो एरियल डिस्टेंस जो है वो उनकी अलग होनी चाहिए। एंड चौथा होता है अपना कंडीशन फॉर GI के लिए, कि जैसे कि यहाँ पे ग्रुप है मेरे पास, तो हम क्या चेक करेंगे कि ये इधर के जो 2 ग्रुप है ये अलग होने चाहिए। अब आप देखोगे कि इधर HH सेम है, इधर Me और Me सेम, मतलब मिथाइल दोनों तरफ सेम है। ऊपर वाला नहीं देखना, आपको देखना है साइड से। जिनमें भी आपको साइड वाला जो ग्रुप है ये अलग दिखता है, तो इसका मतलब होता है कि हाँ वो GI को फॉलो कर रहे हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उसका। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, नीचे देखो, पहले एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका। तो क्या है इसमें, यहाँ पे देखो ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, लेकिन ये डिफरेंट है। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ होनी चाहिए वो चीज़, दोनों तरफ नहीं भी है। देखो यहाँ पे सेम है और यहाँ पे डिफरेंट है, तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए होती है, हमें डिफरेंट चाहिए होती है दोनों तरफ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे कार्बन के 1 है और यहाँ का डिफरेंट हो गया। ऐसा मत सोचना कि कार्बन कार्बन ही है दोनों, एक मिथाइल और एक इथाइल है, दोनों अलग अलग हो गए ना। यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे अल्कोहल है, तो ये फॉलो करेगा, हाँ ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा देखो, ये हो गया ड्यूटेरियम, यहाँ ट्राइटियम, और यहाँ पे हो गया अपना
CH2 COOH हो गया। अब यहाँ पे बना रहा है वो रिंग, यहाँ बना रहा है वो चेन, यहाँ पे है D, यहाँ पे है T। ये मतलब ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं ना, हाइड्रोजन हो गया, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम हो गया। तो यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है, हाँ ये फॉलो कर रहा है। और तीसरा वाला क्या होता है, जैसे कि फोर्थ जो है यहाँ पे अपना लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। देखो यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। बट आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका आइसोटॉप है 16 है, यहाँ पे 18 है, तो ये अलग हो गए। तो यहाँ पे 12 कार्बन का, यहाँ पे 14 है, तो इसका मतलब ये भी अलग हो गए हैं और ये फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर को। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो देखो इसके टाइप्स भी होते हैं, एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। सिस में बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे अब ब्रोमीन और CH3 को देखो, तो यहाँ पे ये इस तरह से बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से बना रहे हैं। यहाँ पे है ब्रोमीन और यहाँ पे है CH3। ऐसे याद रखना, सिस बनाता है C करके, ट्रांस बनाता है T करके। एक पोजीशन आप यहाँ देखोगे, दूसरी यहाँ देखोगे, और C की यहाँ देखोगे। यहाँ मतलब यह हो गया सेम साइड पे, ट्रांस होता है अपोजिट साइड पे। तो Br और CH3 अपनी सेम साइड पे हैं, तो ये बना रहा है सिस। और जो ट्रांस होता है वो होता है अपोजिट साइड पे। ब्रोमीन यहाँ पे है और ट्रांस यहाँ पे है, तो ये बना रहा है यहाँ पे, सॉरी CH3 यहाँ पे है, तो ये बना रहा है यहाँ पे ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल में हमने बेसिकली क्या देखा कि सबसे पहली चीज़ देखी कि उसकी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, दूसरी कि वो डायस्टेरियोमर्स होते हैं, तीसरी देखी एरियल डिस्टेंस उनकी अलग होनी चाहिए, चौथी हमने देखी कि जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट होने चाहिए। तो और पांचवी हमने देखी उसके टाइप्स कि एक होता है अपना सिस और एक होता है अपना ट्रांस। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। लेकिन ये इतना ही नहीं है, इसमें हमें कैलकुलेशन भी आनी चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कि कैसे होती है। देखो अब इसे कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले आपको फॉर्मूला बताऊंगी फिर आप देखना। अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल गिवन है, ये अपना मॉलिक्यूल गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख के चलते हैं। ठीक है, तो हमें इसके बताने कि टोटल नंबर ऑफ GI कितने होंगे इसमें, अगर मॉलिक्यूल हमारा अनसिमेट्रिकल है। व्हाट इज द अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल मतलब कोई भी चेन आपको दी होगी, आपको उसमें देखना होगा कि लास्ट के ग्रुप्स देखोगे आप कि उसमें जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट होने चाहिए, तो आपका अनसिमेट्रिकल होगा। आपको जब भी क्वेश्चंस अगर GI के बनते हैं तो वो इस तरह से बनेंगे, तो आप देखना। अब हमें बताना है कि जब अनसिमेट्रिकल होते हैं तो उसमें GI का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n होता है अपना स्टीरियोजेनिक एरिया, या फिर हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड कितने उसमें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, एक डबल बॉन्ड ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो हमारे पास होगा यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड। और फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3, तो ये कितना हुआ 2 की पावर 3 होता है 8, मतलब आप उसको खोलोगे तो 8। तो इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे वो बनेंगे 8। ठीक है, अब जैसे कि दूसरा वाला है यहाँ पे, इसमें हम देखेंगे, देखो पहले हम ये देखेंगे, एक बॉन्ड दे रहा, दूसरा बॉन्ड दे रहा। अब आप ये मत करना कि 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड, जहाँ से मॉलिक्यूल आपका स्टार्ट है, जब तक डबल बॉन्ड आ रहे हैं बिना सिंगल बॉन्ड के बीच में, वो आपका एक मॉलिक्यूल होगा। आप इसको ऐसे काउंट नहीं कर सकते हो 1 2 3 ऐसे काउंट नहीं करोगे, क्योंकि ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। अगर हम देखेंगे डबल बॉन्ड इसमें एक ही मानेंगे हम इसको, ठीक है, क्योंकि अपना पूरा मॉलिक्यूल है, हम इसको 3 4 5 नहीं करेंगे। तो 1 2 और 3, तो 2 की पावर n, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 8। तो इसके भी जो आइसोमर्स बनेंगे, हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, वो भी हमारे 8 ही बनेंगे। ठीक है, ये थी कंडीशन जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल थे, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल थे। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि अपने पास सिमेट्रिकल है, तो कैसे होगा? देखो सिमेट्रिकल से मतलब जो एंड ग्रुप्स हैं वो हमारे पास सेम है। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1, जो -1 है वो n के साथ है, 2 के साथ नहीं है, प्लस 2 की पावर p माइनस 1, ये भी p के साथ है 1, ठीक है, 2 के साथ नहीं है। अब देखो, अब n और p के भी अलग क्राइटेरिया क्या होता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास जो n है डबल बॉन्ड इवन में है, तो हम बेसिकली p की जगह p को रखेंगे इक्वल n/2, और अगर हमारे पास n जो है वो ऑड में है,
तो हम उसको n+1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अब देख सकते हो कि इनके जो एंड है वो दोनों डिफरेंट नहीं है, वो सेम है। सबसे पहले पहचानो कि वो अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे जो दोनों यहाँ पे ग्रुप्स हैं वो सेम है, ठीक है। तो ये क्या हुए, सिमेट्रिकल हो गए। अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, 2 की पावर n-1। अब अपने n काउंट करो कि डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें, 1 2 3। इसका मतलब ये है हमारा ऑड वाला केस। तो हम पहले 2 की पावर n कितने हैं हमारे 3 -1, ठीक है, +2। p को हमने ऑड में देखना है, तो देखो p निकालेंगे हम 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 4 2। तो यहाँ पे जो अपना p है वो 2 निकला है। सो यहाँ पे 2 - 1, ठीक है। अब 3 - 1 2, 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 1। 2 की पावर 2 कितना होता है अपने पास यहाँ पे, हाँ 2 की पावर 2 हो गया यहाँ पे 4, और 2 यहाँ पे हो गया 2 की पावर 1 हो गया यहाँ पे 2, तो 4 5 और 6। तो इसके जो आइसोमर्स बनेंगे वो बनेंगे आपके 6। 2 की पावर को आप 1 मत लिखना, 2 की पावर 2 ही होगा। तो 4 + 2 = 6। तो जब हमने देखा ऑड वाले में था तो यहाँ पे कितना आइसोमर्स बनेंगे, उसके 6 बनेंगे। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि वो अनसिमेट्रिकल है या फिर सिमेट्रिकल है। तो आप इस तरह से उसको पहचानो एंड देन उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड आउट करो, ठीक है। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया है, इसमें देखो दोनों साइड के ग्रुप सेम है, पता चल रहा है कि वो अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। तो ये सिमेट्रिकल हो गया। कितना अपने पास यहाँ पे वो हैं, 2 हैं, तो n = अपना 2 है। फॉर्मूला लिखेंगे 2n - 1 + 2p - 1। अब अपने पास यहाँ पे n जो है वो इवन है। अब देख सकते हो आप, इवन में कोई चेंज वैसा नहीं है इसकी तरह। इवन में n/2 करना होता है हमें बेसिकली, जो कि नॉर्मल सा है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 - 1 + 2, p जो था वो था अपना n/2। तो 2n हमारे पास 2 है, ये हो गया 1, सो 1 - 1। तो 2 की पावर 2 - 1 हो गया 1 + 2 की पावर 0। क्या आप लोगों को पता है कि किसी भी अगर जो वर्ड होता है, जो भी नंबर होता है अपने पास, उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। देखो किसी भी चीज़ की पावर अगर हमारे पास 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है। 2 की पावर 1 कितना हुआ, 2 हो गया, और 2 की पावर 0 हो गया 1। तो इसके बनेंगे अपने पास 3 आइसोमर्स, ठीक है। तो इसके बन गए हमारे पास 3 आइसोमर्स। तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो फिनिश हो चुका है। अब हम आगे देखेंगे अपना ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कायरल सेंटर। देखो कायरल सेंटर क्या होता है, जो कि sp3 एटम अटैच होना चाहिए उसके साथ, लेकिन 4 अलग डिफरेंट ग्रुप के साथ, तो वो होता है अपना कायरल सेंटर। और कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन भी वही होता है कि sp3 कार्बन होना चाहिए, लेकिन उसके जो साथ जो ग्रुप जुड़ते हैं, जो 4 ग्रुप जुड़ेंगे वो होने चाहिए हमारे अलग अलग, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, एक तरफ है CH3, एक तरफ Br, एक तरफ OH और एक तरफ H। क्या आपको लगता है कि चारों ही अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जो अपने पास कार्बन है वो कायरल कार्बन है, ठीक है। आप ना साथ साथ नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मैं वरना फिर इसमें लिख देती हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट क्या था, देखो कोई भी एक ऑर्डिनरी लाइट को हमने एक प्रिज्म से पास कराया, देन वो लाइट जैसे कि ऐसे थे उसका डोमेन, देन वो सीधे हो गए सारे। अगर हम उसके बाद उसको एक किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में उसको पास कराते हैं तो अब 2 कंडीशन बनती है यहाँ पे। देखो अगर प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं करती है तो जो कंपाउंड है अपना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ये थी पहली कंडीशन, क्या जब वो रोटेट नहीं करती है तो अपना जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन जब वो कंपाउंड अगर रोटेट कर गया तो तब वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। इसको आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, बट देखो ज़रा क्या इसमें, अगर वो रोटेट कर गया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब इसकी भी 2 कंडीशन होती है कि वो किस तरह से रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है
तो हम उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं हम लीवो रोटेटरी। बस इसको आप याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल में बहुत सी आपको सिर्फ याद करनी है ऑप्टिकल वाले के अंदर। तो अब हमें देखनी है कंडीशंस क्या हैं ऑप्टिकल आइसोमर की। देखो, ऑप्टिकली इनएक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव को हम कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के 2 तरीके। तो पहला जो तरीका है वो होता है अपना POS, दूसरा COS। अब POS COS क्या चीज़ है? देखो, POS होती है अपनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, COS होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। मैं आगे बताऊंगी कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। अभी आप देख लो कि कंडीशन क्या है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और सेंटर ऑफ सिमेट्री है, या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री है सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, या POS नहीं है और COS है, तो कंपाउंड जो अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मतलब या तो दोनों हो या फिर कोई एक हो, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि हम दोनों ही ना हो। ऑप्टिकली इनएक्टिव की कंडीशन वही होती है या तो दोनों हो या फिर दोनों में से कोई एक हो, फॉलो कर रहा हो दोनों में से कोई एक को। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्टिकली एक्टिव का क्राइटेरिया क्या होता है, वो दोनों ही चीज़ फॉलो ना करता हो, ना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो वो अपना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी ना हो तो अपना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। तो ये आपको पता होना, मतलब समझ में आएगा कैसे। देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है जैसे किसी भी कंपाउंड को अगर आप कट करते हो और आपको सेम वही, मतलब कट करने के बाद जो सामने जो भी उसकी इमेज बनेगी वो सेम होनी चाहिए जैसी आपको मिली है। तो वो होता है जैसे हम यहाँ पे ए को ऐसे कट कर दें तो ऐसे 2 बन गई ना कंडीशन, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब बी को हम कट करेंगे ऐसे। आपको कहीं से भी कट करो मिलनी चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब ये मत कहना कि हम इसको ऊपर से कट कर रहे हैं तो नहीं मिल रही। मैंने कहा ना कहीं से भी कट करो आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, आपने इसको कट किया तो ऊपर बी को आपको आधा ऐसे मिलेगा, आधा ऐसे मिलेगा, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसिस्ट कर रहा है। इसको ऐसे कट करो तो इसमें भी है, इसको ऐसे कट कर दो इसमें भी है, ई को आप ऐसे कट करो तो इसमें भी है। अब सोचोगे ई को कट करने से कैसे होगा? देखो, अब कट करो उसको, हाफ ऊपर हाफ नीचे सेम मिल रहा है ना, इस तरह से। लेकिन आप एफ को कट करोगे नहीं मिल रहा, क्योंकि ऊपर एक्स्ट्रा यहाँ पे है लेकिन डंडा नीचे नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं है। और जी को भी कट कर लोगे तो जी में भी नहीं मिलेगा। तो जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो सब हो गए ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, लेकिन जिनमें नहीं है वो हो गए आपके ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन सिर्फ हम इसके बेस पे ही नहीं बोलते, हमें COS भी चेक करना होता है। तो हम COS चेक करना सीखेंगे आगे कैसे होता है। देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए बेसिकली आपको चेन नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको मिलेंगी रिंग स्ट्रक्चर टाइप में। ठीक है, और हाँ, कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि उसकी एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका कंपाउंड कैसा है। अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए हम लोग देखेंगे कि ज़्यादातर इसमें आपको रिंग स्ट्रक्चर मिलेगी या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे मिलती है। ठीक है, अब जैसे कि ये आपका कंपाउंड है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ दोनों तरफ आपके पास हाइड्रोजन है। इसके लिए आपको पता है क्या करना होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए? देखो, फॉर सेंटर ऑफ सिमेट्री फ्रॉम सेंटर से चलो, देन गो डायगनली अपोजिट, डायगनली आप जाओगे ऐसे या ऐसे, एंड चेक इफ सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट और नॉट। अगर आप यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे आपका M ही होता, मतलब मिथाइल होता है यहाँ पे, और आप ऐसे जाते, ठीक है, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल हो गया, आप यहाँ से जा रहे हो, क्या सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है आपको? इसको मत देखो, इसको देखो, मिथाइल यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, सेम मॉलिक्यूल मिला नहीं मिला, तो उस कंडीशन में ये COS नहीं होता। लेकिन अपने मेन वाले को देखते हैं, मिथाइल से गए मिथाइल ही मिला, हाइड्रोजन से गए हाइड्रोजन ही मिला, तो ये कंसिस्ट करता है सेंटर ऑफ सिमेट्री को। अब जैसे कि यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है, ये भी सेंटर ऑफ सिमेट्री को फॉलो करेगा। कैसे? ये अपने कंपाउंड है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है। एक जो है आपकी, मान लो कोई भी आप 3D इमेज सोच के देखो, मान लो कोई प्लेन पेपर है, एक पेपर के आगे है, ये पेपर के आगे है, ये पेपर के पीछे है। अब यहाँ से कट करोगे, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, तो ये जो कंपाउंड है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आपको निकालना आ गया होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसी होती है और COS क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम क्वेश्चंस देखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री के क्वेश्चन देखेंगे, तो बताना पड़ेगा हमको कैसे है।
ठीक है। तो यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, इसको कट कर दो बीच से। CH3 ऊपर सेम है, नीचे सेम है, ठीक है। OH, OH, H और H। तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल मैंने क्या बोला, आपको बस कट करना है, चाहे आप कैसे भी कट करो, आपको सेम मॉलिक्यूल मिलना चाहिए। कट कर रहे हो तो यस, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। अब इसको कट करोगे, इसको भी ऐसे कट कर दो, ठीक है। ऊपर भी OH, नीचे भी OH, यहाँ भी हो रहा है। अब आप ये मत सोचना कि हमने H को कट किया तो H तो हमें आधा हो गया, ऐसा नहीं होता। बस आप मॉलिक्यूल को कट करो तो वही मॉलिक्यूल आपके लिए ऊपर है, वही मॉलिक्यूल आपके लिए नीचे होता है। तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इसको कट करोगे, ऐसे कट कर दिया, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है। अब ये वाला जो तो क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे कि ये प्लेन ऑफ, कमेंट में आप मुझे बताना कि ये दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आप देखते पहचान जाओ कैसे। अगर आपको सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर गिवन होती है तो वहाँ पे आपको सिर्फ POS चेक करना होता है, ठीक है। जैसे कि इन क्वेश्चंस में मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप COS चेक नहीं करोगे, सिर्फ POS चेक करोगे, ठीक है। कोई भी ओपन चेन स्ट्रक्चर है, मान लो जैसे कि 1 2 3 4, आपने इसको यहाँ से कट किया, 2 आपको इधर मिल गए, 2 आपको इधर मिल गए, ठीक है। तो ये आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर में आप सिर्फ POS चेक करोगे, क्योंकि COS के लिए तो कंडीशन है कि उसके लिए रिंग होनी चाहिए या फिर साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो किसी क्लोज रिंग स्ट्रक्चर की बात की जाती है, वहाँ पे आप दोनों चीज़ चेक करोगे, POS भी एंड COS भी, ठीक। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपके पास सिर्फ एक कायरल कार्बन है तो वो कंपाउंड जो होगा आपका वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कायरल कार्बन कैसे है, देखो OH है, यहाँ पे यहाँ CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C2H5 है, कोई भी सेम ग्रुप नहीं है, चारों अलग अलग चीज़ें हैं। आपको कायरल कार्बन में H को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपकी कायरल कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स व्हेन वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। अभी देखो क्या होता है, एक होता है एनेंशियोमर, एक होते हैं आइडेंटिकल, एक होते हैं डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताऊंगी रिलेशन देखेंगे हम इसमें क्या है। जब अपने पास सिर्फ एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है, हम ये उस कंडीशन में देख रहे हैं। जब एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है ना, या तो वो जो कंपाउंड है या तो एनेंशियोमर होगा या फिर वो आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल मतलब सेम कन्फिग्रेशन। एनेंशियोमर होता है, एनेंशियोमर पता क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ये क्या है कि वो मिरर इमेज भी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है। जैसे कि आप देखो P है यहाँ पे, ठीक है, P के सामने हमने एक मिरर रखा, ये हमारा मिरर है, ये हमने रखा, तो उसकी अपोजिट मिरर जो बनी वो बनी है Q बनी है, ठीक है। ये मिरर इमेज तो है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, जो अगर हम इस Q को उठा के इस P के ऊपर रखें तो क्या इस P को कवर कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। अगर हमने P के ऊपर यहाँ पे Q रख देते हैं अपना, पर Q तो उल्टी तरफ है ना, तो ये ऐसे बन जाएगा, तो इसको कवर नहीं कर रहा है। जैसे आप अपने हाथों को देखो, एक हाथ आपका ऐसे है एंड दूसरा हाथ आपका इस तरह से है, ये दोनों बना रहे हैं मिरर इमेज। लेकिन अगर आप इस हाथ को उठा के इसके ऊपर रख देते हो तो क्या ये फिट होता है उसमें, ये फिट मतलब कवर नहीं कर रहा, नीचे वाले हाथ को कवर नहीं कर रहा, क्योंकि आपका थंब जो है वो अपोजिट साइड पहुंच गया। तो ये चीज़ होती है नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। मिरर इमेज तो बना रही है वो अपनी तरफ, ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज जो होती है वो हमेशा उल्टी बनती है, लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोसिबल है, मतलब वो उसको कवर नहीं करती है इमेज को, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं हमारे एनेंशियोमर्स। आइडेंटिकल क्या होता है, अब मान लो आपने A को देखा मिरर में, तो A जो मिरर में देखा वो दूसरी तरफ A ही बन रहा है। अब आप उस A को उठा के उस A के ऊपर रख दो, यहाँ पे इमेज जो बन गई वो गई अपनी आइडेंटिकल, ठीक है। और जैसे कि हमें इसमें बताना है, हाँ, जैसे कि यहाँ पे हमारे कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड A, कंपाउंड B, ठीक है। R की जब R इमेज बना रहा है, आपको ये नहीं देखना है कि R देख रहे हो, यहाँ पे R नहीं देखना है। यहाँ बेसिकली है जैसे कि मान लो यहाँ पे A हो गया तो A की इमेज A हो गई, R की इमेज मत देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो A की इमेज A है तो आइडेंटिकल हो गई, लेकिन जब P की इमेज यहाँ पे Q हो गई है तो वो एनेंशियोमर्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे Q है, यहाँ पे P हो गया तो उसका एनेंशियोमर हो गया, यहाँ पे A है इसका A हो गया तो वो आइडेंटिकल हो गया।
ठीक है। तो ये चीज़ कंडीशन हम सिर्फ कब देख रहे हैं, जब हमारे पास 1 कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। लेकिन आगे हम देखेंगे जब 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन में एक और वर्ड आता है, वो आता है डायस्टीरियोमर्स। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम कि इसमें क्या है। देखो, हमने अब मिरर रख दिया, देखो मिथाइल यहीं पे बनाया, ET यहाँ पे है, लेकिन OH इसका इधर आ गया और H उधर चले गया। इसका मतलब क्या है, ये बन गए एनेंशियोमर्स। कैसे, सपोज सोचो इस कंपाउंड को उठा के आपने इसके ऊपर रख दिया, लेकिन OH तो लेफ्ट साइड में है, OH यहाँ पे आएगा तो उसे कवर नहीं कर पाएगा, तो जिस वजह से क्या ये एनेंशियोमर्स हो गए हैं। अब नीचे वाला एनेंशियोमर है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, अब हमने 1 कायरल कार्बन एटम का तो कार्बन का देख लिया। अब हम देखेंगे जब हमारे पास 2 कायरल कार्बन आर प्रेजेंट। जैसे ये देखो, ये कंपाउंड दिख रहा है आपको, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। पहले बताओ ये कायरल है या नहीं है। पहले देखो, यहाँ पे CH3 अलग है, यहाँ OH अलग है, यहाँ पे H अलग है। जो 4th यहाँ पे कार्बन है ना, अब क्या सोचोगे, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन है तो सेम हो गया। नहीं, वो सेम नहीं है। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे इसके पास कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 4। इसके पास हाइड्रोजन इधर है, इधर नहीं है, तो ये कायरल हो गया। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे हो गए 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो उस कंडीशन में या तो एनेंशियोमर होता है, या फिर आइडेंटिकल होता है, या फिर डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, वो उसकी मिरर इमेज नहीं होता है। तो 3 चीज़ आपने देखी, जो मिरर इमेज बनाएगा वो हो गया एनेंशियोमर, लेकिन नॉन सुपर इम्पोसिबल। ठीक है, ये हो गया एनेंशियोमर। जो आइडेंटिकल होते हैं वो सुपर इम्पॉसिबल भी होते हैं और मिरर इमेज भी बनाते हैं। और जो दोनों को ही फॉलो नहीं करते, ना ही नॉन सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते और मिरर इमेज भी नहीं बनाते, वो होते हैं अपने डायस्टीरियोमर्स। अब जैसे कि यहाँ पे हमने मिरर रख दिया, देखो यहाँ पे CH3, ठीक है। अब OH यहाँ पे है, OH यहाँ है, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ है। यहाँ पे OH दोनों सेम साइड होने चाहिए थे, तो ये ना तो ये एनेंशियोमर है ना आइडेंटिकल है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे रख दो, मिरर इमेज बन रही है। ठीक है, देख सकते हो, तो ये हो गए एनेंशियोमर्स। ठीक है, और अब देखो, अब आता है अपने पास रेसिमिक मिक्सचर्स। अब वो क्या होते हैं, ये नई चीज़ है, मॉडिफिकेशन। ठीक है, जब भी आपके पास मिरर इमेज बनेगी ना, तो एक देखो, एक जाती है अपनी क्लॉकवाइज, एक जाती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जैसे ये जा रही है अपनी क्लॉकवाइज D, ये जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया L। तो इस कंडीशन में, क्योंकि मैंने भी क्या बताया था, when only 1 कायरल कार्बन इज प्रेजेंट ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको इधर देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे सिर्फ 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट है ना, तो ये कंपाउंड कैसा हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसा हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन जब हम इन दोनों का प्लस करते हैं ना, देखो A + B को जब हमने किया तो बनता है रेसिमिक मिक्सचर, और जिस वजह से वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे की उसको कैंसिलेशन कर देते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से क्या हुआ, ये हो गया अपना ऑप्टिकली एक्टिव। बट जब हमने उन दोनों को प्लस किया तो वो बन गया अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अब इसका जो लास्ट जो है यहाँ पे, मतलब आइडेंटिकल वाले, वो लास्ट है, वो है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री विद कायरल कार्बन। कायरल कार्बन के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, लेकिन वो रोटेट नहीं करते लाइट को। ठीक है, अब पता क्या चलेगा हमें कि उसने रोटेट किया है नहीं किया, तो इसको आप इतना वो मत दो, मतलब इतना बस समझ लो कि वो क्या होता है। देखो यहाँ पे एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कट किया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई इसमें। ठीक है, तो ये हो गया मीजो कंपाउंड। ऐसे आप इसको कट करोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई इसमें, तो ये भी हो गया मीजो कंपाउंड। ये 2 लाइन बस आप याद कर लेना। ठीक है, कि रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। और मीजो कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, लेकिन
इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से होते हैं। ये दोनों जो पॉइंट वर्ड्स है ना वो इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सटर्नल की वजह से हो रहा है, वो इंटरनल की वजह से हो रहा है। इतना डीपली आपको जाना नहीं है कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस इसको याद कर लो, ठीक है। अब हम देखेंगे मीजो कि ये इन तीनों में आपको बताना है कि ये इनकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो आप देखो, आप इसको कट करोगे, कहीं से भी कट करो, कोई आइडेंटिकल मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। इसको कट कर दो, मिल रहा है सेम, ऊपर क्लोरीन है नीचे ब्रोमीन है, नहीं मिल रहा। ये तो सेम हो गए बट ये तो सेम नहीं हुए, तो इधर भी नहीं है। तो इसमें कट करो, सेम है, सेम है, ये भी सेम है, तो हाँ इसमें ऑप्टिकली यहाँ पे मीजो कंपाउंड है, ठीक है। अब बस लास्ट टॉपिक रह रहा है कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स की, ठीक है। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल। देखो, अगर हमारे पास जो कंपाउंड है वो अनसिमेट्रिकल है, दोनों तरफ जो ग्रुप्स हैं वो अपने डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे हमें 3-4 चीज़ें निकालनी होती है। पहला ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, मीजो और रेसिमिक मिक्सचर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, दोनों ग्रुप कैसे हैं, अलग है, ठीक है, पहचान लिया कि ये अनसिमेट्रिकल है। अब एन जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला सीन था पीछे ज्योमेट्रिकल वाले में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि एन जो है अपने कायरल कार्बन है, ये तो नहीं होता। यहाँ पे कितने हो गए, एक कायरल कार्बन ये हो गया, एक ये हो गया, तो कायरल कार्बन हमारे पास यहाँ पे हैं 2, ठीक है। लेकिन ये केस है सिर्फ अनसिमेट्रिकल का, क्योंकि सिमेट्रिकल में थोड़ा सा अलग होता है फॉर्मूला। तो अब देखो, टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड 2 की पावर n, सो 2 की पावर 2 = 4। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव जो यहाँ पे निकलेंगे इसके वो 4 निकलेंगे, और ऑप्टिकली एक्टिव भी 2 की पावर n ही होती है, 2 की पावर 2 = 4। तो आप बता सकते हो कि ये मीजो कंपाउंड, यहाँ पे जो मीजो कंपाउंड है अनसिमेट्रिकल वाले के, यहाँ पे मीजो कंपाउंड 0 है। क्यों मीजो यहाँ पे 0 क्यों, वैसे फॉर्मूला क्यों नहीं है कुछ? अब आप ध्यान से देखो, मीजो के लिए हम लोग क्या देखते हैं, मीजो के लिए हम लोग देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप इसको कट करो, क्या ऊपर नीचे ग्रुप सेम है आपके पास? नहीं ना, तो ग्रुप सेम होते तो यहाँ पे वो हो जाता मीजो कंपाउंड। लेकिन मीजो फिर कब होगा, जब आपका सिमेट्रिकल होगा। तो सिमेट्रिकल केस में आपके पास मीजो होता है, लेकिन अनसिमेट्रिकल केस में आपके पास ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, जिस वजह से मीजो यहाँ पे 0 जाता है, ठीक है। अब रेसिमिक मिक्सचर देखेंगे हम। देखो, ऑप्टिकली एक्टिव को डिवाइड कर दो 2 से। ऑप्टिकली एक्टिव कितने अपने पास, 4 डिवाइड बाई 2, तो 2। तो रेसिमिक मिक्सचर जो है यहाँ पे इसके वो 2 निकलेंगे, ठीक है। बस एक लास्ट पेज रह रहा है। अब दूसरी कंडीशन अपने पास है यहाँ पे, इफ़ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल में क्या है, देखो यहाँ पे ग्रुप सेम है, ठीक है। अब लेकिन ग्रुप तो नीचे वाले क्वेश्चन में भी सेम है, देखो इस वाले क्वेश्चन में भी सेम है। अब कंडीशन है कि जो कायरल कार्बन है वो इवन है कि ऑड है, ठीक है। अगर आपके पास कायरल कार्बन यहाँ पे इवन है, तो इवन के लिए ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव का जो फॉर्मूला है वो देखो, वो ये है 2n - 1 प्लस 2n डिवाइड बाई 2 - 1। n कितने हैं कार्बन, देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2। क्या आपको समझ में आ रहा है कि कायरल कैसे हैं, COH, यहाँ पे H बन गए ना। थोड़ा कंपाउंड को जब आप खोल के लिखोगे तो बन जाएगा। तो 2 कार्बन हो गए यहाँ पे कायरल कार्बन, तो 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 - 1। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना। तो 2 की पावर 2 - 1 हो गया 1 प्लस 1, देखो 2 डिवाइड बाई 2 - 1, 1 - 1 = 0, 2 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। फिर चाहे आप 100 की पावर 0 रख दो, किसी की पावर 0 रखो। तो 2 की पावर 1 हो गया 2 और इसकी हो गई 1, सो ये हो गया अपना 3, ठीक है। अब दूसरा है ऑप्टिकली एक्टिव, इसको हम सिंपल सा 2n - 1, सो n कितना है 2 - 1, ये हो गया 2। मीजो, अब बताओ ये मीजो है या नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लो, मीजो बन रहा है, ठीक है। सो 2
n डिवाइड बाई 2 माइनस 1, 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 टू की पावर 1 माइनस 1 टू की पावर 0, सो इक्वल 1। मीज़ो कंपाउंड इसका एक ही है। क्या आपको दिख रहा है कि आप कहीं से इसका मीज़ो बना सकते हो दूसरा कंपाउंड? मतलब मीज़ो मैंने यहाँ से कट किया तो एक ही बार कट हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ही मिल रही है। क्या दूसरा आपके पास कोई तरीका है कि आप इसमें एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल दो? नहीं है ना। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि मीज़ो आपने जब इसको यहाँ से कट किया तो एक ही बन रही है, तो आंसर भी उसका एक ही आया है। ठीक है, अब रेसमिक मिक्सचर में क्या करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव को डिवाइड कर देंगे 2 से। ऑप्टिकली एक्टिव कितना है आपके पास, 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल 1। ठीक है, अब थर्ड केस में है जब आपके पास जो आपके कायरल कार्बन है वो अगर ऑड है, तो उस केस में आप क्या करोगे। देखो यहाँ पे 3 है, 1 2 और 3 कार्बन हो गए। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव निकालेंगे पहले, कितने उसके 2 की पावर p बेसिकली यहाँ पे है अपना n की पावर n माइनस 1। n कितना है, 3 कायरल कार्बन है, सो 3 माइनस 1 इक्वल 2, 2 की पावर 2 4, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया 4। मीज़ो निकालो 2 p डिवाइड बाई 2, सो p कितना है अपने पास 2 डिवाइड बाई 2, 2 की पावर 1 2 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे ऑप्टिकली एक्टिव 2 की पावर p माइनस 2 p डिवाइड बाई 2, p कितना है अपने पास 2 और 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 की पावर 2 हो गया 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 हो गया 1, तो ये हो गया बेसिकली 2 ही हो गया। सो ये बने अपने 2। और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव का डिवाइड बाई 2, सो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल हो गया 1। तो गाइस आप लोगों का आइसोमेरिज्म अब खत्म हो चुका है।